नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। शहरी इलाकों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले धीमी हो रही है, पर ग्रामीण इलाकों में इसकी रफ्तार बढ़ी हुई है। हालांकि स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। महोबा की बात करें तो यहां पर जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार कोरोना को हराने के लिए खुद ही कमान संभाल चुके हैं। जिलाधिकारी लोगों से कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं और खुद हर एक चीज का वो जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोरोना के खिलाफ लगातार जिलों में काम हो रहा है और विशेष तौर पर अगर हम बात करें महोबा की, और जिस तरीके से इस वक्त पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था जिले की दो बड़े अधिकारियों के कंधे पर होती है। सबसे पहले जो जिले का जिलाधिकारी है, डीएम है, उनके कंधों पर होती है। दूसरा जो सीएमओ होते हैं, सीएमओ से ऊपर डीएम साहब होते हैं जो पूरे जिले की कमान संभाल रहे होते हैं। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी इस वक्त सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। सत्येंद्र कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो महोबा के जिलाधिकारी हैं। बताएंगे सत्येंद्र कुमार कि वो किस तरीके से अपने जिले को मैनेज कर रहे हैं और क्या स्थिति उनके जिले की है। सत्येंद्र जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जिले में कोविड के कंट्रोल करने के लिए, सेकंड वेव को थामने के लिए क्या कुछ पहल आपकी तरफ से की जा रही है? नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार, जिलाधिकारी महोबा बोल रहा हूँ। जैसा कि आपने कहा कि कोरोना के महामारी को कंट्रोल करने के लिए जो स्ट्रैटेजी है वो हमेशा से ही टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट, यही हमेशा से रहा है। तो सबसे पहले जो हमें देखना था वो गांव में भेजकर टीमों को, ऐसे कोई भी संदिग्ध अगर मरीज हमें दिख रहे थे उनको इमीडिएटली हम लोग टेस्टिंग करा रहे थे और लगातार उन सभी लोगों को दवाइयां सही समय पर उपलब्ध कराई जा रही थी। और अगर उनमें से कोई भी सीरियस पेशेंट होता है तो उसे हम लोग तत्काल रूप से अस्पताल में लेकर आ रहे थे और उनका इलाज करवा रहे थे। तो हमेशा से यही स्ट्रैटेजी रही है। इसी में पूरी टीम, जनपद महोबा की जो जिला प्रशासन की पूरी टीम है इस कार्य में लगी थी। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में निगरानी समितियां गठित की गई, उनके ऊपर सेक्टर मजिस्ट्रेट्स लगाए गए, लगातार टीमों के द्वारा भ्रमण किया गया और गांव-गांव से हम लोगों ने ये कोशिश की कि जितने भी इस तरह के संदिग्ध मरीज है सभी को चिन्हित किए जाए और सही समय से। देखिए, कोरोना में अगर किसी भी मरीज को जल्द से जल्द अगर हम चिन्हित कर लेते हैं और उसका मेडिकेशन सही समय पर शुरू हो जाता है, उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। इसी स्ट्रैटेजी पे हम लोगों ने काम किया और अप्रैल महीने के अंत में ही हम लोगों ने ये स्ट्रैटेजी बनाते हुए बड़ी संख्या में दवाइयों के किट तैयार करा के ग्रामीण इलाकों में आशाओं को, आंगनबाड़ियों को, सफाई कर्मियों को, ग्राम प्रधानों को, सबको उपलब्ध करा दिए गए थे, ताकि उनको गांव में अगर कोई भी ऐसा मरीज दिखता है जिसको भी कोरोना के कोई भी लक्षण, तो तत्काल उनको दवाई उपलब्ध करा दें और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाकर उनकी टेस्टिंग। नहीं, ये जो सेकंड वेव था सत्येंद्र जी, ये काफ़ी फर्स्ट वेव से तो इसमें मोर्टालिटी बहुत ज़्यादा थी और इस बार देखा यह गया कि लोगों में डर ज़्यादा था, पैनिक लोग ज़्यादा थे और ग्रामीण इलाके भी इससे अछूते नहीं थे। ऐसे में आप लोगों की जो जिम्मेदारी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आप लोगों के समक्ष रहे होंगे, क्योंकि अम्बन मैं मान कर ये चलता हूँ कि भारत में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पॉपुलेशन के अनुपात में बहुत बेहतर हम नहीं कह सकते हैं। नहीं, आपका कहना सही है। और देखिए, हमारे जो इस बारी जो सेकेंड वेव के बारे में सबसे ज्यादा चिंताजनक बात थी कि इसमें इंफेक्शियस ये ज्यादा था। मतलब अगर कोई भी अगर कोविड मरीज है तो उसके अगल बगल के जितने भी लोग होते थे सभी के सभी इन्फेक्ट हो जाते। तो हम लोगों को जो सबसे पहली जरूरत थी वो अर्ली आइडेंटिफिकेशन की थी और अर्ली आइडेंटिफिकेशन के साथ अर्ली ट्रीटमेंट की थी। और इस बारी क्योंकि ये हमारे कोरोना के मरीज ग्रामीण क्षेत्रों में भी पाए जाने लगे और गाँव में भी संक्रमण इसका काफी ज्यादा फैल रहा था, इसीलिए गाँव में हम लोगों को टीमें बनाकर जो वहाँ के जो ग्रासरूट लेवल के हमारे हेल्थ और आईसीडीएस के वर्कर्स होते हैं, आंगनबाड़ी और आशाएं होती हैं, उन लोगों की टीम बनाकर हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि हर घर जाकर इसका सर्वे किया जाए और अगर घर में कोई भी ऐसा है जिसको भी थोड़ी सी भी सर्दी खांसी है तो तत्काल उसको दवाई उपलब्ध करा दी जाए और उन लोगों की टेस्टिंग करा के उनका ट्रीटमेंट चालू करवा दिया जाए। तो आपको बताना चाहूंगा कि महोबा जैसे छोटा सा जिला है हमारा, यहाँ पे भी करीब 650 टीमें थी हमारी जो गाँव में जाकर लोगों को ट्रीट कर रही थी। अगर कोई भी ऐसा संदिग्ध मरीज दिख रहा था तो तत्काल रूप से उनको दवाई भी उपलब्ध कराई जा रही थी, उनकी टेस्टिंग भी कराई जा रही थी। पिछले एक महीने में करीब 10,000 दवाइयों के किट जो है वो गाँव में लोगों को वितरित किए गए।
इस प्रकार के जितने भी लोग थे जिनको थोड़ा सा भी सिम्टम दिख रहा था उनको इमीडिएटली टेस्टिंग कराई जा रही थी। और जिसकी अर्ली ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है वो मरीज जो है कभी गंभीर नहीं होता। समस्या है केवल डिलेड अगर हमारा एडमिट होते हैं अस्पताल में तो उसी में दिक्कतें आती है। तो उसी को अवॉइड करने के लिए पूरी ग्रास रूट लेवल की टीम जो है हमारी लगी हुई थी। और जनपद स्तर पे भी जो हमारे L1 और L2 लेवल के अस्पताल बनाए गए थे उसमें भी बेड्स की संख्या पर्याप्त रखी गई है। महोबा के साथ खास बात ये रही कि यहाँ पे चूंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, माइनिंग एरिया है, तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन सप्लाई की कभी दिक्कत नहीं आई। यहाँ पे 200 ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट्स हमारे पास इस वक्त थे जिनको की मेडिकल ऑक्सीजन के भी सप्लाई के लिए लाइसेंस दिलवा दिया गया था। और लगातार यहाँ पे कभी भी किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं आने दी गई। और ये न केवल महोबा में बल्कि महोबा से अगल बगल के जो जनपद है, हमारे हमीरपुर है, बांदा है, छतरपुर है, इन सभी जनपदों को यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई भी उपलब्ध कराई गई ताकि वहाँ के मरीजों को भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। वैक्सीनेशन का क्या स्थिति है आपके जिले में अभी? देखिए, वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है तो अभी तक महोबा में 45+ एज ग्रुप जो है उसका वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। और हमारे यहाँ ऑलरेडी 50% आबादी जो 45 साल से ऊपर की है उनका वैक्सीनेशन करीब करीब कंप्लीट हो गया है। और जो गाँव में हम लोग देख रहे हैं कि ज्यादातर गाँव में 70-80% जो है लोग हमारे उस एज ग्रुप से वैक्सीनेट हो गए हैं। कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ पे रेसिस्टेंस देखने के लिए मिला है, जिसके बारे में आप रेफर भी करना चाह रहे हैं कि कुछ गाँवों में लोग जो है वो अफवाहों में आकर कई मरतबा ये देखने में आ रहा है कि वो वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं आ रहे हैं। इसके लिए भी हम लोगों ने विशेष अभियान चलाकर पहले तो उन गाँवों को हमने चिन्हित किया है जहाँ पे इस तरह का जो रेसिस्टेंस है वो ज्यादा है, वैक्सीन हेजिटेंसी जो है वो ज्यादा है। उन गाँवों में हम लोग पूरी टीम भेज रहे हैं। वहाँ पे हमारे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जो हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, वहाँ जो मैजिस्ट्रेट्स हैं, वो पूरे ग्रास रूट लेवल की जो टीम है उनके साथ में जाते हैं, लोगों के साथ चर्चा करते हैं कि उनको क्या भ्रांतियां क्या है। तो भ्रांतियों जो वहाँ पे अफवाह है, जो भ्रांतियां हैं, उसको दूर कराते हुए लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी जो 45+ एज ग्रुप के लोग हैं उनका 100% वैक्सीनेशन हम लोग करवा पाए। ऐसा तो नहीं कि क्योंकि ये भी देखा जाता है कई जगहों पर कि लोगों के मन में बड़ी भ्रांतियां हैं, तो उसको लेकर जागरूकता भी आप लोगों के एंड से किया जा रहा होगा, लोगों को जागरूक करने की कोशिश हो रही होगी? बिल्कुल, वही मैंने बताया कि जागरूकता के लिए तो जो हमारे जो प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपके माध्यम से तो प्रयास किया ही जा रहा है, शासन स्तर से भी, स्थानीय स्तर से भी। लेकिन जहाँ की जो लोकल मशीनरी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, वो भी गाँव स्तर पर जाकर लोगों को समझा रही है। घर घर जाकर जिस किसी के भी घर में किसी ने भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया है, उन घरों से चर्चा की जा रही है कि क्या दिक्कत है, क्या आपने क्या ऐसा सुना है। कई लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से, कई लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग तरह की बातें उनके समझ में आ गई है, जिसको जिन अफवाहों को, जिन भ्रांतियों को दूर करें। कई सारे लोग ये मानते हैं कि वैक्सीन अगर हम लेते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। उन सभी को बताया जाता है कि वैक्सीनेशन जो हमारा कोरोना का है उसमें बहुत कम परसेंटेज ऐसे हैं जिनको की हल्की सी फीवर होती है। 2 या 3% लोग ऐसे होते हैं जिस दिन वैक्सीनेशन लेते हैं रात को हल्की सी फीवर होती है, जिसके लिए पैरासीटामोल वैक्सीनेशन के समय ही उपलब्ध करा दिया जाता है। 99% लोगों को किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और पूरे देश में करोड़ों लोगों ने लगा लिया है, कहीं पे कोई एडवर्स साइड इफेक्ट जो है वो सीरियस नहीं देखा। तो लोगों को यही सब सारी बातें बताई जा रही है और धीरे धीरे लोग बात को समझ भी रहे हैं। और हमारे डीएम साहब, ग्राम प्रधान है वो भी एक और चैलेंज इस वक्त हम देख रहे हैं हेल्थ सेक्टर में ही, कोविड के साथ साथ ब्लैक फंगस को लेकर आपके ज़िले में क्या स्थिति है तो मुझे अभी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि कई ज़िलों में बड़े पैमाने पर ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। इससे एक और मैं सवाल ऐड कर देता हूँ, और इस फंगस के मामले सामने आने के बाद देखा ये जा रहा है कि इसको लेकर जो इसकी दवाइयां हैं उसकी कालाबाजारी शुरू हो गई है। तो इसको लेकर क्या कुछ आप लोग काम कर रहे हैं? क्योंकि देख रहा जहां पर नहीं मामले आए हैं जिला प्रशासन उसको लेकर सतर्क तो जरूर हो गया है। जी, आपने सही बताया कि सबसे पहले तो जो ब्लैक फंगस का ये इन्फेक्शन जो बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है, इसके लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे कारण है जिसके कारण लोगों के ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो रहा है। जैसे कि कोई अगर सीवियरली डायबिटिक है तो उसको अगर ब्लैक फंगस इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर उसको लगातार लंबे समय तक स्टेरॉइड दिया गया। तो हम लोग ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको भी 5 या 7 दिन से ज्यादा जो है वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा गया, ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा गया और स्टेरॉइड्स उनको दिए गए हैं। उन सभी लोगों पे हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं कि उनको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो।
उनके सीटी स्कैन और बाकी तरह के जो टेस्ट है वो कराए जा रहे हैं ताकि इससे भी अर्ली डिटेक्शन किया जा सके। और जो स्टेरॉइड डोजेज हैं या जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसको प्रॉपरली चेक किया जा रहा है कि उसमें किसी प्रकार से जो प्रोटोकॉल है उसी के अनुसार सभी तरह से रोक दिया जाए। जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो सब लेने के बावजूद भी अगर कोई केस आता है तो उसके लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है। ब्लैक फंगस के लिए एक अलग वार्ड है वो तैयार करवा दिया गया है और जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे दवाइयाँ भी पर्याप्त मात्रा में शासन द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं। अगर कोई भी ऐसा केस महोबा में जो कि अब तक ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन जब भी अगर हमारी जैसा रिपोर्ट होता है तो उनके लिए व्यवस्थाएं नजदीकी जो हमारा मेडिकल कॉलेज खुला है वहाँ पे व्यवस्था करा दी गई है। तत्काल रूप से उनको रेफर करके सब समय उनके भी इलाज कराने की व्यवस्था होगी। कालाबाजारी को लेकर सर क्या कर रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि जो अभी मेडिकेशन है वो हमारे मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि जो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन होता है कई बार ब्रेन में भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसके लिए एक मल्टी स्पेशलिटी हमें हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ती है, जो कि नॉर्मली मेडिकल कॉलेजेस में ही इसकी सेवाएं उपलब्ध हो पाती है। तो मेडिकल कॉलेजेस के माध्यम से अभी हम लोगों ने इसकी तैयारी की है। हमारे जनपद महोबा में क्योंकि L2 लेवल तक के ही हॉस्पिटल है, L3 की जो रेफरल हॉस्पिटल है वो हमारे बांदा में ही है, तो बांदा में इसकी तैयारी की गई है और यहाँ स्थानीय स्तर पर किसी प्रकार के ना तो कोई उस दवाई की सप्लाई की बात होगी ना ही उसकी ब्लैक मार्केटिंग की बात। सत्येंद्र जी, अब मैं थोड़ा सा एक लाइटर नोट पे एक सवाल है मेरा। इस कोविड के दौर में मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है और आपके ऊपर तो पूरे ज़िले की जिम्मेदारी है। आपको खुद भी फिट रहना है, साथ ही साथ पूरे ज़िले में जितने फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको भी फिट रखना है और उनको मोटिवेट करके रखना है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि सेनापति तो अपना काम करता है, लेकिन जो सैनिक लड़ रहे हैं ग्राउंड पे, फ्रंट लाइन पे, ग्राउंड जीरो पर, उनको मोटिवेट करना भी आपकी जिम्मेदारी। तो क्या कुछ कर रहे हैं सत्येंद्र कुमार? देखिए, इसमें आप बिल्कुल सही कहा आपने कि जितने भी हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं या स्वास्थ्य विभाग से लोग जुड़े हुए हों या इवन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, ये लगातार कई महीनों से बिना किसी छुट्टी के दिन रात काम पे लगी हुई है। और एक तो फैटिग भी होता है, जो फिजिकल फैटिग है, और एक मेंटल फैटिग की भी बात होती है, दोनों ही चीजें हैं। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने भी स्टाफ है, जितने भी हमारे पूरी टीम के सदस्य हैं, सभी लोग स्वस्थ रहें। इसके लिए लगातार हम लोग अस्पतालों में भी योगा के सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पे भी जब इवनिंग मीटिंग हम लोगों की होती है तो इसमें भी इन सब चीजों पे चर्चा होती है कि लोगों की किस प्रकार के जो है वो स्वास्थ्य है, किसी की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। और लगातार पॉजिटिव मूड में रखना बहुत जरूरी होता है। इसमें लीडरशिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें होता है उनका। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि खुशी खुशी और पूरे मोटिवेशन के साथ हमारी पूरी टीम जो है वो लगी रहे। ये जन सेवा का काम है, इसमें हम लोग को व्यक्तिगत हितों से बहुत ऊपर उठकर जो जनहित है उसमें काम करने की आवश्यकता है। पूरी टीम उसी मनोभावना से काम पे लगी हुई है और भगवान की कृपा से मुझे लगता है कि जल्द ही हम लोग जो कोरोना का सेकेंड वेव है, ऑलरेडी इसमें केसेस की संख्या काफी कम हो रही है, तो हम लोग के जो जितने भी लोग हैं हमारे महोबा जनपद के वो सब लोग सुरक्षित रहेंगे और हमारी पूरी टीम भी। चलिए सत्येंद्र जी, इसी नोट पर कि ईश्वर की कृपा हो और तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स की मेहनत है, आप तमाम लोग जो काम कर रहे हैं उन तमाम लोगों की मेहनत सफल हो, कम से कम कैजुअलिटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वस्थ हों और जल्द से जल्द ये जो एक स्थिति बनी है ये ख़त्म हो, ये उम्मीद के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप वक्त निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। सत्येंद्र कुमार DM महोबा जो बता रहे थे अपने अनुभव को लेकर, किस तरीके से अपने ज़िलों को वो कंट्रोल कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी तरफ से इनिशिएटिव ज़िले के अंदर लिया जा रहा है। छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।